नाज़रीन, सोयाबीन फलीदार अजनास की बहुत ही अहम फसल है, जिसमें हमारे इसमें से जो है 20% बेहतरीन किस्म का कुकिंग ऑयल और 40% बहुत ही आला नस्ल की प्रोटीन और 30% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन जो है इंसानी ज़रूरत के लिए सोया मिल्क, इसकी आइसक्रीम, सोया मक्खन और इसका बटर और इसकी बेशुमार और चीज़ें जैसे बिस्किट, टाफ़ियाँ और कैंडीज़ बनाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ सोयाबीन जो है इसमें इसका जो आटा है उसको शुगर के मरीज़ के लिए भी बेहतरीन करार दिया गया। गुज़श्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान में सोयाबीन को पोल्ट्री इंडस्ट्री में और इसी के साथ साथ फिशरी और जानवरों की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो पाकिस्तान में जो है इसकी पैदावार ना होने की वजह से पाकिस्तान में इसको बाहर से इंपोर्ट किया जाने लगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हम इंडिया, इसके साथ ब्राज़ील और USA और अर्जेंटाइन से हमने इसको सोयाबीन को इंपोर्ट करना पाकिस्तान में शुरू किया गया। तो पाकिस्तान में जो इसकी 10 मिलियन टन की जो बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है, इसके ऊपर 200 अरब रुपए से ज़्यादा का ज़र मुबादा इसके ऊपर खर्च होना शुरू हुआ। पाकिस्तान में सोयाबीन की काश्त के ऊपर बहुत ज़रूरत थी कि हम इसके ऊपर तवज्जो देते। पाकिस्तान में सोयाबीन की काश्त 1960 और 70 की ऑयल की दहाइयों में शुरू हुई और इसको हमने बतौर ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन वक्त के साथ साथ हम इसमें वो अपनी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई और पाकिस्तान में सोयाबीन की काश्त जो है ना वो बिल्कुल बंद हो गई। अभी चंद साल पहले जब पिछली गवर्नमेंट थी तो इसमें सोयाबीन के 9 कंटेनर ऐसे थे जो कराची पोर्ट के ऊपर उसको GMO कहकर उसको बैन कर दिया गया। और उस वक्त के जो वफाकी वज़ीर थे, जो हमारे नेशनल फूड एंड सिक्योरिटीज़ के वज़ीर थे, उन्होंने इसको सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार देकर इसको कैंसर की वजह दिया और इसको रिलीज़ करने से इनकार कर दिया गया। और इस वजह से पाकिस्तान में सोयाबीन जो है वो मीडिया की ज़ीनत बन गया। और ये सूरत हाल और भी ज़्यादा गमगीन हुई जब इसमें पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और पाकिस्तान में जो इसकी सॉल्वेंट, इसके जो ऑस्ट्रक्टर एसोसिएशन भी इसमें कूद पड़ी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पोल्ट्री की जो बढ़ती हुई जो इसकी वजूहात थी कीमतों में, उसको सोयाबीन की बैन को करार दे दिया गया। आज हम जहाँ पे मौजूद है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में, जहाँ पे हम आपकी मुलाकात कराएंगे जहाँ पे सोयाबीन के एक्सपर्ट से, और इसके साथ साथ हम आपको एक ऐसा कारखाना भी दिखाएंगे जहाँ पे सोयाबीन की डिफरेंट वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाई जाती है। तो आइए चलते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? जी, अभी हम मिलते हैं डॉक्टर एहसानुल्लाह खान साहब से, हमारे ऑयल सीड रिसर्च के यहाँ पे प्रोग्राम के हेड हैं। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और आप हम एक अच्छी एक फसल के ऊपर बात करने जा रहे हैं आज। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे आज बात करेंगे इसके ऊपर कि इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, इसमें किस तरह की ज़मीन आबो हवा कैसी चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें ये बड़ा ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान में 1960 से के NARC और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ, तो ये पाकिस्तान में जो है सोयाबीन क्यों जो है ना इस तरह कामयाब या पॉपुलर नहीं हो सकी है? यहाँ पहली दफ़ा जब सोयाबीन पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुआ और इसके ऊपर जो है ना यानी रिसर्च और प्रमोशनल वर्क शुरू हुआ, तो ये अर्ली 90s या लेट 80s की बात है। और ये सबसे पहले जो है ना यानी सिंध में इम्पोर्ट हुआ था। सिंध में इसके जो है ना यानी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे स्प्रिंग सीज़न में, और जो रिकॉर्ड मौजूद है, डेटा मौजूद है, उसमें ये शो कर रहा है कि ये 3000 पर हेक्टेयर तक इसकी यील्ड सिंध से रिपोर्टेड। बिल्कुल। अब रिसेंटली हुआ यूँ है कि हमारी जिस तरह आप देख रहे हैं पाकिस्तान में हर तरफ जो है ना यानी पोल्ट्री है। बिल्कुल। और चिकन मीट एक वाहिद मीट है जो आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में। बिल्कुल। तो हुआ यूँ कि अब चूँकि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो पोल्ट्री इंडस्ट्री बेस करती है सोयाबीन प्रोटीन पे। इसी तरह पाकिस्तान में भी पोल्ट्री का जो फीड है वो उसमें मेजर जो इंग्रेडिएंट है वो यहाँ सोयाबीन प्रोटीन से। बिल्कुल ठीक। अब हमारी जो ज़रूरियात है वो कोई 3 मिलियन टन्स, बिल्कुल 3 मिलियन टन्स तक ये अब रिसेंटली पहुँच गई है। अब 3 मिलियन टन्स जो है ना ये हम 100% बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। मतलब पाकिस्तान में ना होने के बराबर। पाकिस्तान में है ही नहीं। अगर हैं तो कहीं कोई ट्रेडिशनली कोई पहाड़ चिनार या कोई नॉर्दर्न एरियाज इधर उधर लोग, लेकिन वो न होने के बराबर है। मतलब कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, हुआ यूँ जिस तरह पिछले दिनों आपने कहा कि कराची में जहाज़ आ गए, ठीक है, और इशू कड़ा हो गया कि भाई ये तो GMO है, पाकिस्तान का जो कानून है वो तो GMO की इजाज़त नहीं देता। अच्छा, पहले ये सोयाबीन पहले से इम्पोर्ट होता रहा, लेकिन पहले पाकिस्तान में 100% केक आता था, सोयाबीन केक, और ऑयल हम कोई साथ जो है ना इम्पोर्ट करते थे, लेकिन कभी सोयाबीन्स नहीं है पाकिस्तान में। फिर कोई ऐसे मतलब डेवलपमेंट्स हो गई कि
जो इम्पोर्टर्स है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर, उनको पता चला कोई टैरिफ स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर हम सोयाबीन इंपोर्ट करें तो हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है। तेल भी निकाल लेंगे और तेल भी निकाल लेंगे, प्लस जो वैल्यू एडिशन है वो भी लोकलाइज हो जाएगी, तो हमें कुछ पैसा, कुछ डॉलर्स बच जाएंगे। तो हुआ क्या कि ओवरनाइट जो 100% केक आता था वो 100% सोयाबीन पे हम चले गए। जब केक आता था तो उसमें तो कोई जीएमओ का प्रॉब्लम ही नहीं था, वो तो क्रश होके आता था, उसको आप दोबारा जो है ना इधर तो ग्रो कर नहीं सकते थे। अब इधर जब 100% जनाब हम सोयाबीन पे चले गए तो इशू ये खड़ा हो गया कि भाई ये तो जीएमओ है। अब जिस तरह पिछले दिनों जो है ना कोई 12-13 जहाज आ गए, वो कराची पे खड़े रहे, तो उसमें यही इशू था कि भाई ये जो जीएमओ है, क्योंकि दुनिया में अमेरिका में जो सोयाबीन की प्रोडक्शन है वो 100% जीएमओ है, ब्राज़ील में ऑलमोस्ट मोर देन 50% जीएमओ है, अर्जेंटाइन में कुछ है जो मतलब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर चाहें तो कहीं से नॉन जीएमओ इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अमेरिका हमें मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं या ब्राज़ील, वो तो नहीं चाहेंगे कि उनका जो है ना यानी मार्केट जो है ना वो लूज़ कर ले। बिल्कुल ठीक है। तो अब जब ये इशू तो पहले से भी जो है ना ये इस पे काम हो रहा था, लेकिन उस लेवल का नहीं था, क्योंकि अब तो हमने देख लिया कि भाई या तो हमने इसको लोकली प्रमोट करना है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्शन करनी है, या हमने जो है ना अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री को लूज करना है। बिल्कुल ठीक। और आप जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि जो 200-250 का किलो चिकन आता था वो पता नहीं 400-500 पे चला गया जिंदा मुर्गी। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर हमने सोयाबीन का मसला हल नहीं किया तो ये प्राइसेस 2000 से ऊपर जाएंगे पर केजी इन अ वेरी नियर फ्यूचर। द रीजन इज कि पोल्ट्री इंडस्ट्री पूरी दुनिया की और पाकिस्तान की ये बेस करती है सोयाबीन प्रोटीन। ये ऐसा प्रोटीन है, प्रोटीन तो आपको कहीं और से भी सोर्स मिल जाए, लेकिन वो प्रोटीन ये वो नहीं है जो ये सोयाबीन, ये स्पेशल कंपोजिशन वाला सोयाबीन है जो आपके 35 दिनों में चिकन को यानी मुर्गी को 2 किलो तक लेके जाता है। ये प्रोटीन किसी और प्रोटीन में ये क्वालिटी नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम इंपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? एक तो जैसे आपको पता है कि हमारी अपनी करेंसी डिप्रिसिएट कर गई, डॉलर की डाउन जो है उससे अब डॉलर जो 100 का आता था वो ओवर 300 चला गया। दूसरी बात ये कि इंटरनेशनली कोरोना के दौरान और उसके बाद प्राइसेस डबल हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, और सिर्फ सोयाबीन की नहीं हर चीज की प्राइसेस डबल हुई हैं, हर चीज की, और साथ साथ सोयाबीन की भी। अच्छा, अब हमें अगर इंपोर्ट करना भी चाहें तो जो चीज पहले 100 की आती थी वो अब 600 की आती है, तो वो ऑप्शन अब हमारे पास इतना मतलब वो अट्रैक्टिव नहीं रहा। लोकली प्रोड्यूस करना जो हमारे पास प्रॉफिटेबल हो गया। ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम सोयाबीन को लोकली प्रमोट करें, रिसर्च करें, अपनी वेराइटीज बनाएं और इसको लोकली, और हम में पोटेंशियल है, एरिया हमारे पास है, वेराइटीज हमारे पास है, मजीद वेराइटीज जो है ना इन फ्यूचर आएंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने इसको एक नेशनल काज के तौर पे लेके, हुकूमत को भी इस चीज का एहसास है कि भाई अब जिस तरह हम एडिबल ऑयल पे $5 बिलियन एक साल में खर्च करते हैं, इसी तरह ओवर $1 बिलियन हम सोयाबीन पे खर्च करते हैं, तो ये टोटल $6 to 7 बिलियन है। और अब आप अंदाजा करें कि $6 to 7 बिलियन अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये कोई 2000 अरब बनते हैं। 2000 अरब ये 2 आइटम्स पे अगर हम खर्च करते हैं, बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो हमें सोचना चाहिए, ठीक है, एज ए नेशन हमें सोचना चाहिए। तो इसको जो है ना हमारे जो रिसर्च इदारे हैं प्लस जो पॉलिसी मेकर्स है गवर्नमेंट लेवल पे एहसास भी हैं, हम कर भी रहे हैं। जिस तरह हम अपने इधर NRC में हम सालाना कोई ओवर 200 टन सीड हम पैदा कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हम डिस्ट्रीब्यूट करें। इसी साल ये जो अभी जून में 15-16 जून से हमारा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, हमारे अगले साल का जो टारगेट है वो 500 टन है सोयाबीन का। हम 500 टन सीड हम इसको पैदा करके क्लीन ग्रेड करके, और पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये वाहिद इदारा है NRC जो इसके सीड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक। और ये कराची सिंध से लेकर जो है ना गिलगित तक, चतराल तक, कोयटा तक, हर तरफ। तो डॉक्टर साहब क्वालिटी में क्या फ़र्क होगा जो हम इंपोर्ट करके प्रोटीन्स लेके आते हैं बाहर से, या सोयाबीन ही लेके आते हैं, जो लोकली NRC की वैराइटीज़ हैं, तो दोनों में प्रोटीन की क्वालिटी में कितना फ़र्क है? देखिए, जो बाहर से सोयाबीन आता था उसमें ये था कि सोयाबीन ये जो प्रोटीन का जो परसेंटेज था वो अराउंड 40% था। बिल्कुल ठीक है। जो बाहर से इम्पोर्टेड सोयाबीन है उसमें जो ऑयल था वो कोई 18-19% था। हमारा लोकली जो प्रोड्यूस सोयाबीन है इसमें अगर एट पार नहीं है, पहले तो ये कि 1% जो है ना यानी इसमें सोयाबीन ज्यादा है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं है तो एटलीस्ट एट पार जरूर है। बिल्कुल ठीक। दूसरा ये कि लोकली प्रोड्यूस सोयाबीन में 1-आधा % ऑयल भी ज्यादा है, ऑयल भी ज्यादा है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है।
और क्वालिटी तो सेम ही है इसकी। हाँ, तो ये है कि लोकली प्रोड्यूस सोयाबीन किसी भी हवाले से इंपोर्टेड सोयाबीन से कम नहीं है, बेहतर ही है, बल्कि बेहतर है, बिल्कुल ठीक, मतलब इंफीरियर नहीं है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले वैरायटीज़ पे बात कर लेते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो जहाँ पे आपने काश्त की हैं, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल वेराइटीज़ हैं वो कोई 4-5 हैं, ठीक, जिसमें रावल 1 है, इसमें नार्क 1 है, नार्क 2 है, अजमेरी हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने केपी से सीड काउंसिल से अपनी एक वैरायटी रजिस्टर कराई है NARC सोया 2021। डॉक्टर साहब पाड़े का प्रोडक्शन कितनी आप कर रहे हैं? देखिए, किसी भी क्रॉप को आप ले लें, ठीक, जो मैटर करती है चीज़ें वो ये है कि आपकी लैंड क्वालिटी क्या है, ठीक, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, लेवल ऑफ केयर क्या है, हाँ जी, और आपने जो इनपुट्स यूज़ किए हैं वो वो ऑप्टिमल है या जो है ना नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें स्टैंडर्ड्स पे की अगर जाए, आप प्रोफेशनली ले जाए सब चीज़ों को साइंटिफिकली स्मार्ट एग्रीकल्चर के तो ये आपका जो है ना यानी 30+ मंथ्स पर एकड़ इसकी पैदावार। ये तो डॉक्टर साहब बड़ी बेहतरीन आसानी है। 30 मंथ प्रोडक्शन जो है ना, ये तो कॉस्ट बेनिफिट में बड़ी अच्छी जा रही है अगर 30 मंथ। देखिए, अगर 30 मंथ्स आप ले लेते हैं ना, तो जो पर एकड़ रिटर्न है, नेट रिटर्न है, जी, वो वीट से भी ज्यादा है, वीट से भी ज्यादा, वो कैनोला से भी ज्यादा तो है। डॉक्टर साहब क्या कंपेयर करते हैं वीट को, क्या ऑप्शन होनी चाहिए, हम वीट ग्रो करें इस पे जाएंगे? देखिए, इसका मुकाबला वीट के साथ इसलिए नहीं है कि हम इसको मोस्ट मतलब जो रिकमेंड करते हैं वो खरीफ सीजन है। ठीक है, जैसे आप वीट की फसल ले ले, आप इसको काश्त कर दे, क्योंकि इसका स्प्रिंग वाला, मैं आपको बताऊं कि जो स्प्रिंग वाली फसल है जी, अब ये देखिए, ये एक जीनोटाइप है, ये स्प्रिंग का लगा हुआ है जी, ये मार्च के अर्ली मार्च का लगा हुआ है। इसमें आपको कोई फ्लावर्स, कोई पार्ट्स, कोई सीड सिटिंग नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। अब अगर देखिए एक और जीनोटाइप है, ये देखिए, ये भी स्प्रिंग का लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक, ये एक और जीनोटाइप है। हाँ जी, अब इसमें आपको बेहतरीन फ्रूटिंग नजर आ रही है और बहुत सारे जो है ना पार्ट्स है और सीड सिटिंग हो रही है। बिल्कुल, तो ये है कि ये बात जो है ना हमें अंडरस्टैंड करनी है कि स्प्रिंग में हर जीनोटाइप, हर वैरायटी सक्सेसफुल नहीं है। स्प्रिंग के लिए खास वैरायटीज है, बिल्कुल ठीक। जबकि यही वैरायटी अगर हम खरीफ में लगाए, जून जुलाई में लगाए, तो इसमें जो नंबर ऑफ फ्रूट लगेंगे, पार्ट्स लगेंगे, आप हैरान हो और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन भी ज्यादा। तो डॉक्टर इसका मतलब ये हुआ कि आप ये फरमा रहे हैं कि 2 दफा हम साल में जो है ना इसको काश्त कर सकते हैं, सोयाबीन को काश्त कर सकते हैं, स्प्रिंग में और खरीफ में। इस दफा आप कितने एकड़ में लगा रहे हैं खरीफ की? जो एकड़ तो कोई 500 एकड़ का इरादा है, 500 एकड़, और हम एक्सपेक्टेडली 500 टन जो है ना यानी सीड हमारा टारगेट है। अच्छा, आपको ये बात बताऊं, खरीफ वाले इधर जरूरी नहीं है कि वो स्प्रिंग में सक्सेसफुल है। स्प्रिंग वाले सारे जो स्प्रिंग में नॉन सक्सेसफुल है वो खरीफ में सक्सेसफुल है। ये क्रॉप है बुनियादी तौर पे टेम्परेट एरियाज का। दूसरा ये कि ये शॉर्ट डे क्रॉप है। बिल्कुल ठीक। तो जब आप इसको 120 दिन में हाँ, ये मैच्योर हो जाती है। ये हमारी जो वेराइटीज है ये 90 दिन से लेकर 120 दिन में। ये अगर आप जो है ना यानी खरीफ में लगाते हैं तो जैसे जो है ना यानी दिन छोटे होते शुरू हो जाते हैं, तो ये फ्लावरिंग में और रिप्रोडक्टिव स्टेज में चले थोड़ा सा फील्ड में जाते हैं, जरा देखते हैं किस तरह जो है ना ये इंटरक्रॉपिंग बड़ा एक लोगों को होता है कि किसी फसल के साथ मखलूत इसकी काश्तकारी की जा सके, तो इसके क्या इसके इक़दामात हैं और कितना इस पर पोटेंशियल कितना है? देखिए, इंटरक्रॉपिंग तो हर जगह दुनिया में होती है। इधर जो इसके हवाले से जो इंटरक्रॉपिंग लोग जो है ना जो कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं वो मेज़ और सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग। जी डॉक्टर साहब, ये थोड़ा बताते जाएं कौन सी कितनी वैरायटियां जहाँ पे लगी हुई हैं? हाँ, ये जो न्यूट की वैरायटीज़ इस दफ़ा हमने लगाई है, ये 14 वैरायटीज़ है। ठीक है, बिल्कुल। ये आप देखेंगे तो हर वैरायटी की 4-4 लाइनें लगी हुई है। हाँ। और हर जो लाइनें हैं ना वो इसकी 3 रेप्लिकेशंस है। तो हम करते क्या है कि हम हर एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम्स रिप्लिकेट करते हैं, ताकि एक दफ़ा करने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, ताकि वो जो एरर है ना, ह्यूमन एरर है, वो मिनिमाइज हो जाए। तो ये 3 रेप्लिकेशंस के साथ है, 14 वैरायटीज़ है। हर वैरायटी की आप देख रहे हैं 4-4 लाइनें लगी हुई है। अब इधर आपको कोई मतलब पार्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं। इधर आप देखें तो इधर है, ये देखें, ये और वैरायटी है, इसमें बेहतरीन जो है ना, और तकरीबन सीड इसके फिलिंग हो गई है, सीड फार्मेशन इसकी बेहतरीन हो गई है। इसी तरह ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक और वैरायटी है। अब ये देखें, ये ऑलमोस्ट मैच्योर है, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें, अब इसमें तो अब ये मैच्योर है। तो डॉक्टर साहब, इसमें बताइए कि पंजाब में कौन कौन से एरियाज़ में हम जो है ना, या KPK में या सिंध में इसके लिए जो है ना मौजू है, किस तरह की मिट्टी चाहिए? पाकिस्तान में ये कामयाब हैं इन ईच एंड एवरी एरिया खरीफ सीजन में। ये आप सिंध से लेकर जो है ना गिलगित तक, लेकिन हर जगह पे ज़मीन बहुत ज़्यादा रेतली नहीं होनी चाहिए। जिस ज़मीन के ऊपर कोई और क्रॉप
नॉर्मल होती है वहाँ पे सोयाबीन बेहतरीन होगी, क्योंकि इस क्रॉप में ये खासियत अल्लाह ने रखी है कि ये अपना यूरिया बनाता है। पर एकड़ सीड की शरह तुखम कितना डाला जाएगा और इसके साथ इसको पानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये भी थोड़ा सा बताएं। देखिए इस तरह है कि अगर आप इसको हाथ से लगाएं जी तो 15-20 किलो भी 1 एकड़ के लिए मोर देने ना। जिस तरह लोग पंजाब में मेज लगाते हैं और जमीन की तैयारियां उसी तरह खेतियां बना के उसी तरह है, लेकिन इसको अगर आप रिजिस पे लगाए बेहतर है, क्योंकि वो फ्लडिंग अगर हो गई, आप एक्सपर्टली इसको रिजिस के ऊपर रिजिस बेहतर है, क्योंकि अगर आप ये हम यानी जो क्रॉप इधर हम पाकिस्तान में रिकमेंड कर रहे हैं ये मूनसून सीजन के लिए, इस खरीफ के लिए, इसमें अक्सर फ्लडिंग हो जाती है। तो अगर आपके रिजिस नहीं है तो फ्लडिंग हो गई, आपका अगर सीड ज़मीन के नीचे वो गल सड़ जाएगा। अगर पौधे उगे हुए हैं तो वो ज़मीन नीचे जो है ना सेचुरेट हो कि वो गैस और जो एयर है वो निकल जाए तो वो सफोकेशन से मर जाएंगे। तो बेहतर है कि आप इसको रिजिस पे लगाएं। बिल्कुल ठीक। और पानी की रिक्वायरमेंट पानी की अगर ये इस्लामाबाद जैसा रीजन है जहाँ पे मानसून की बारिश है, कोई पानी की जरूरत नहीं, ये रेन फेड क्रॉप है। और इसी तरह जहाँ पे जो हम फ्लड इरिगेशन वाला एरिया, लेकिन अगर आप कहीं जो है ना ऐसे एरिया में जहाँ पे बारिशें नहीं है वहाँ पे आप जरूरत के मुताबिक जो है ना ये पानी दे दे, जैसे जो है ना जरूरत आपको महसूस होगी ना, आपको थोड़ी सी विल्टिंग। ठीक है, तो कितने पानी वैसे रिक्वायर्ड कितने एवरेज ऑन एवरेज 3 to 4 मोर देना। लेकिन ये है कि दिन भी तो आपने बताया 90 दिन में तो मैच्योर हो जाता है। हमारी ये जो सोयाबीन NRC सोया 2021 है, ये सिर्फ 90 डेज की वैरायटी है। खादों का शेड्यूल और इसकी बीमारियों पर भी बता दें। खाद तो मैंने आपको बता दिया कि बाकी फसलों के मुकाबले में इसको आपने 1 एकड़ पे 1 बोरी DAP देनी है। ठीक है। यूरिया आपने आधी देनी है, क्योंकि बाकी अगर किसी क्रॉप को आप पूरा एक बैग दे देते, इसको आधा बैग दे देना, क्योंकि ये खुद अपना जो है ना यूरिया बनाता है, तो ये इसको इतनी ज़रूरत नहीं है। 2-4 वायरल बीमारियां हैं और उसके लिए वैरायटी के अंदर जो है ना ये रेजिस्टेंस का होना लाजमी है। ठीक है। दूसरा ये कि इसके कुछ एक पार्ट की राटनिंग हो जाती है, वो बीमारी है, वो कोई फंगल है। तो इसके अलावा इंसेक्ट्स में सबसे जो ज़्यादा डिवास्टेटिंग है या जो डैमेजिंग है वो आर्मी वार्म है। वो एक ही पौधे पे अटैक होते हैं। आप अगर इधर देखें ना तो आपको कहीं अगर कोई ब्राउन पौधा नजर आया तो समझ ले कि इसके ऊपर आर्मी वार्म यानी लश्करी सुंडी का अटैक है। वो क्या कर लेगा, वो सारी जो ग्रीनरी वो खा जाएगा, तो वो पौधा आपको ब्राउन नजर आएगा दूर से। उसका ये है कि उसी पौधे को आप उठा के कहीं डंप कर दें। अच्छा, इसमें फिर हार्वेस्टिंग पे जब जाती है तो इसके लिए क्या कोई खास मशीनरी है सोयाबीन के लिए, या वही थ्रेशर जो गंदम के यूज़ होती है, या किस तरह इसको हार्वेस्ट किया जाता है? देखिए हमारे यहाँ हमारे पास इम्पोर्टेड कंबाइन्स हैं। ठीक है, क्योंकि हम 500 एकड़ पे लगाते हैं, तो ये आप ना हाथ से हार्वेस्ट कर सकते हैं, न थ्रेश कर सकते, न कोई उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, न कोई। हमारा ये प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक ये पूरा 500 जो एकड़ है ये मैकेनाइज्ड है, इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर थोड़े लेवल पे करते आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेवल पे आप जाएंगे तो आपके लिए कंबाइन के थ्रू करना ये लाजमी है। और कंबाइन आपको पता है कि वो हार्वेस्ट भी करता है, थ्रेश भी करता है। सनफ्लावर हाइब्रिड है नार्कसन 2020। ये अभी रिसेंटली पंजाब सीड काउंसिल से इसकी अप्रूवल हुई है। ये हमने अपना जो है ना NRC के ऑयल सीड रिसर्च प्रोग्राम NRC ने बनाए, और ये 100% जो है ना हमारी अपनी मतलब एफर्ट से। ये आप जैसे देख रहे हैं बेहतरीन हाइब्रिड है। इसके आप स्टिक को देके, हेड को देके, यानी मैं तो इसका क्या प्रोडक्शन की है? मैं ज़रा थोड़ा सा जो है ना यानी मैं सेफली कह सकता हूँ कि इस लेवल का हाइब्रिड पाकिस्तान में पहले कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा बड़ा कॉम्पैक्ट इसका दाना। ये हमारा एक हाइब्रिड था पहले, ये ICI का ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हुआ था, हाइसन 33। वो हाइब्रिड जो है ना यानी 92 से लेकर आज तक जो है ना मार्केट में रहा। तो ये हम उसी से इंस्पायर हुए थे। इसका अगर आप अपेरेंटली देखे यानी फिनोटिपिकली देखे तो लगता है ये बिल्कुल जो है ना वो हाइसन 33 ही है, लेकिन इसने उससे 20% एक्स्ट्रा यील्ड दी है न्यूट में 2 साल मुसलसल। तो चीज़ वही है, लेकिन अगर आप देखें तो इसका जो स्टेम है वो ज़्यादा स्ट्रांगर है, हेड साइज बड़ा है, यील्ड आंधियों में भी पूरी इसकी बड़ी आंधी आई थी, लेकिन इसको हुआ कुछ नहीं है। इसके अलावा ये 20% इसने एक्स्ट्रा यील्ड दी है एज कम्पेयर टू हाइसन 33। तो ये इंशाल्लाह जो है ना हम इसको बेचने लगे, होगा अगले साल में फिर इंशाल्लाह। ये तो अभी भी अवेलेबल है। हम तो कहते हैं कंपनियां आए, इसको खरीदे और इसके लार्ज स्केल सीड प्रोडक्शन पे जाए, क्योंकि हम सनफ्लावर का 100% सीड बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये हम सनफ्लावर का सीड जो है ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और ये देखे ये इस लेवल का हाइब्रिड, ये मैंने कम से कम जो है ना यानी मेरे वो कि जो 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 शेप है और जो सीड सिटिंग है, जो कम्पैक्टनेस है, और जिसका आप इसको ये स्टेम को देखे
मतलब इंतहाई जो है ना सख्त मौसमी हालात के बावजूद यानी इसको हुआ कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह ये अभी हम बेचने के उसमें है, यानी थ्रू ऑक्शन, ओपन ऑक्शन मुख्तलिफ कंपनियां आ रही है। अच्छा, ये जिस तरह मैंने उधर कहा, ये हमारा सोयाबीन की जो अपनी वेराइटी है NARC सोया 2021। अब ये बुनियादी तौर पे तो थी खरीफ सीज़न के लिए, लेकिन इस दफ़ा हमने इसको, क्योंकि हमें पता चला कि लोगों के पास अगर ज़मीन अवेलेबल है, ज़मीन अवेलेबल है और लगाना चाहे तो उनके पास ऑप्शन होनी चाहिए, उनके पास स्प्रिंग वेराइटीज़ भी होनी चाहिए। अब अगर आप देखें एक ही पौधे के ऊपर ये तो माशाल्लाह बहुत प्रोडक्शन है, यानी सैकड़ों जो है ना, यानी इसके ऊपर वो हैं, क्या हैं, पार्ट्स बने हुए हैं। और ये अभी अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन शो ये हो रहा है कि ये इंतहाई सक्सेसफुल है। तो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर के, क्या ऐसा कोई लिटरेचर भी आपके पास अवेलेबल होता है जो हम फार्मर लेना चाहें या मंगवाना चाहें आपसे? NARC PRC सोयाबीन का पूरी जो है ना, यानी न सिर्फ हमारे पास सीड और वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, बल्कि साथ साथ हमारे पास पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इन शेप ऑफ यानी पम्पलेट्स, ब्रोशर्स। ठीक है। तो इस साल सीड का क्या रेट है डॉक्टर साहब इसका? इस दफ़ा 9000 पर 40 kg, 175 टन के करीब सीड हमारे से किया है। 175 टन सीड जो है ना वो लग गया। हाँ, और ये आप सिंध से लेकर जो है ना चतराल और, तो डॉक्टर साहब जब इतना सीड जाके फसल लगेगी, इसकी आउटपुट आएगी तो डेफिनेटली हमारी काफ़ी हद तक इम्पोर्ट नहीं, देखो ये स्टार्ट जब आप लेते हैं ना, स्टार्ट हमेशा स्क्रैच से ही होता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। सबसे बड़ा मैंने जैसे आपको पहले बताया कि भाई अगर कोई नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना, सबसे पहले उसका सीड, बेहतरीन सीड अवेलेबल है कि नहीं है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है। फिर तीसरी चीज़ जो है ना, फार्मर है। फार्मर के आप पास जाते हैं तो उसको कन्विंस करना। अब फार्मर हमारे पास ऐसे कि भाई हमें 20,000 एकड़ का सीड चाहिए, 5,000 का सीड चाहिए, एकड़ का सीड चाहिए। अब कल परसों डाल्डा वालों का फ़ोन आया, कोई बहुत सारे और प्राइवेट कंपनीज है जो 5,000, 10,000, 15,000 वो सीड अब इस स्टेज पे हमारे पास। लेकिन हम लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि ये वैरायटी है, अपना ग्रो करे, जितना आपको अगले साल के लिए सीड चाहिए वो रिटेन करे, बाकी को आप डिस्पोज आप कर दें, क्योंकि वैरायटी है ये तो आपको 10-20 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छी बात ये है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आजकल इस मुल्क में जो ऑयल सीड्स है, सनफ्लावर है, कैनोला है और सोयाबीन है, इसकी मार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में आपके पास प्रोड्यूस अवेलेबल है, उतना ज्यादा उसको डिस्पोज आप, बायर भी आपके पास, उतना ज्यादा आसान है। पहले यही एक मसला होता था कि भाई हुकूमत की कोशिशों के बावजूद फार्मर नहीं आते थे, लेकिन अब एक तो ये है कि फार्मर इंटरेस्ट लेना। और वजह पता क्या है, ये जो ऑयल सीड्स है ये बाकी क्रॉप्स के मुकाबले में ज्यादा रिवार्डिंग है। ऐसे ही। और फार्मर ने तो अपने नेट इनकम को देखना है, वो हमेशा इकोनॉमिक्स पे चलता है, तो ऐसे आएंगे वही लगाएगा। हाँ, तो ये है कि अब वो मार्केटिंग का और एक्सेप्टेबिलिटी का वो प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर इसमें लास्टली बताइएगा, फिर आपने जैसे अभी इसकी सीड का बताया, ज़मीन कैसी, पानी और बाकी बीमारियों सब पे खाद पे बात हुई, तो इंटरक्रॉपिंग बड़ा एक लोगों को होता है कि किसी फसल के साथ मखलूत इसकी काश्तकारी की जा सके, तो इसके क्या इसके इक़दामात हैं और कितना इस पर पोटेंशियल कितना है? देखिए, इंटरक्रॉपिंग तो हर जगह दुनिया में होती है। इधर जो इसके हवाले से जो इंटरक्रॉपिंग लोग जो है ना जो कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं वो मेज़ और सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग है। ठीक है। अच्छा, मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि मेज़ के साथ अगर आप इसको इंटरक्रॉप करते हैं, सपोज 2, 3, 4 लाइनें इसकी हैं, 2, 3, 4 लाइनें उसकी है, मेज़ की है, होता क्या है कि ये उसको फीड करता है, ठीक, यूरिया बनाता है, उसको देता है, खुद का इस्तेमाल करते हैं, उसको देता है। वो क्या करता है, वो इसको प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट। बिल्कुल सही। ठीक है, जो इसका मेजर प्रॉब्लम दोनों का आप ये जो रिलेशनशिप है ये आप समझ ले कि ये बड़ा दोस्ताना सा, मतलब एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करता है, फ्रेंडली जो है ना, बड़ा अच्छा। तो ये कामयाब है। तो बागों में भी डाल इसकी जो बागों में ये है कि अगर आपका बाग अर्ली है तो फिर तो इसको आप 100% मुकम्मल इसके पोटेंशियल के मुताबिक आप यील्ड, अगर बाग आपका मतलब ग्रोन अप है, बड़े हैं, तो तब भी जो है ना 15 उसमें से 20 मन, हाँ नहीं 2-3 आप लगाएं, 15 से 20 मन रिपोर्टेड है। अगर आपका एक तरफ आर्चर्ड रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, हाँ आपका आर्चर्ड है, साथ आपका सोयाबीन से 10-15 मन ये भी आ रहा है 20 मन तक। प्लस ये क्या करता है, जो रिपोर्टेड है कि जो बाग यानी जो बागात आर्चर्ड्स बिल्कुल बेकार थे, वो सोयाबीन लगाने के बाद वो बड़े प्रोडक्टिव हो गए। क्योंकि हुआ क्या कि आम हालत में लोग बागों में वीड्स कंट्रोल नहीं करते, बिल्कुल ऐसे वीड्स की तरफ तवज्जो नहीं देते। ठीक है, जब आप सोयाबीन लगाते हैं तो आप करते क्या कि आप वीड्स भी कंट्रोल कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो बाग के एक तो साइल हेल्थ जो है ना इम्प्रूव हो जाती है जी, और दूसरा ये कि आप अपने बाग को मुख्तलिफ बीमारियों और मुख्तलिफ इंसेक्ट से भी बचाते हैं। तो मुझे जो रिपोर्टेड है वो ये है कि सोयाबीन लगाने के बाद उनके जो नॉन प्रोडक्टिव आर्चर्ड्स थे ना वो भी प्रोडक्टिव, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। अब आप इसके लेवल को देखें
जी। यानी आपको पूरा जो है ना पार्ट्स ही पार्ट्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बेहतरीन प्रोडक्शन डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब इसमें फाइनली बताइए फिर गवर्नमेंट की क्या सिफारिशात हैं पाकिस्तान में सोयाबीन की काश्त को बढ़ाने के लिए, या क्या ऐसी पॉलिसीज जिसको आप समझते हैं कि ये पॉलिसीज होंगी तो गवर्नमेंट जो है ना हम बेहतर पाकिस्तान में इसकी काश्त को फ़रोग दे पाएंगे? देखिए हुकूमत की तरफ से तो ये है कि दे आर वेरी सेंसिटिव, वो समझते हैं कि भाई ये सोयाबीन को अब हमने सीरियसली लेना है। जहाँ कहीं कोई सोयाबीन लगाएगा उसको 5 से 10 हज़ार पर एकड़ सब्सिडी, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी जो है ना एक इंसेंटिव होगी। इसके अलावा हमने रिसर्च इदारों ने हुकूमत ने मिल के कोई लार्ज स्केल सीड प्रोडक्शन का बंदोबस्त करना है। सीड प्रोडक्शन बहुत बुनियादी चीज़ है। जब तक डिमांड के मुताबिक सीड प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई 200 टन 400 टन का ये काम नहीं है। अगर आपने 3 मिलियन टन इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करके लोकल प्रोडक्शन पे आपने जाना है तो ये काम आपने करना है कि सीड को जो है ना आपने अकॉर्डिंग टू द डिमांड रिक्वायरमेंट्स ये आपने प्रोवाइड करना है। तो इसमें भी जो है ना हम लगे हुए हैं। और तो इसकी कोई डॉक्टर साहब तशहीर वगैरह पाकिस्तान में जारी बात है बिल्कुल नहीं पता अभी। तो जैसे ये आपने बताया कि कंटेनर पकड़ गया तो थोड़ी सी सोयाबीन मशहूर। यार मैं आपको बताऊं कि पहले ये होता था कि अखबारों में और टीवी में, अब जब से ये सोशल मीडिया आया हुआ है ना, ऐसे ऐसे ग्रुप्स है कि वो पूरे पाकिस्तान में जो है ना उनके कॉन्टेक्ट है। एक दिन जो है ना आपने कोई चीज़ उनको दिखा दी, अगले दिन पूरे पाकिस्तान में। अब तो ये पब्लिसिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और जिस तरह ये आप कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ी एक खिदमत है, क्योंकि ये जब जाएगा सब लोगों को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को सोयाबीन का पता है। सोयाबीन का मतलब अभी नया नया जो है ना ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। और हो सकते बहुत सारे एरियाज़ जहाँ पे ज़मीन अवेलेबल हो लोग नहीं करा। तो ये आपके ये जो एफर्ट्स है इससे आई एम श्योर कि मज़ीद जो है ना यानी लोगों में जो है ना ये जो अवेयरनेस लेवल है वो बढ़ेगा। देखो नेशनल कमिटमेंट के साथ अगर हम ये काम करें ना तो मैं आई एम श्योर कि 5 to 10 ईयर्स हम ये चीज़ें जो है ना यानी स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लोकल ऑयल सीड प्रोड्यूस करके इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सिर्फ हमें जो है ना थोड़ा सा नेशनलिस्टिक सोच के साथ और अपने मुल्क के साथ जो है ना यानी वो डिवोशन और कमिटमेंट का सोच लिए अगर हम चले और दिन रात मेहनत करेंगे तो मुझे कोई ये बिल्कुल डाउट नहीं है कि हम नाकाम होंगे, हम कामयाब ही होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब एट द एंड फिर हमें अगर इसकी वैल्यू एडिशन पे या ऑयल एक्सट्रैक्शन पे जाएं तो पाकिस्तान में किस हद तक हम इस पे ओवरकम कर चुके हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑलरेडी जो है ना पाकिस्तान में इसमें कौन सी वैल्यू एडिशन कौन सी हो रही है? वैल्यू एडिशन तो इसका ये है कि इसका तो एक तो केक बनता है, एक एडिबल ऑयल निकलता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा दुनिया में सोयाबीन के 400 प्लस प्रोडक्ट्स है। बिल्कुल ठीक है। इसका दूध अगर आपने एक दफ़ा इस्तेमाल किया आप डेयरी दूध पे कभी नहीं जाएंगे। इसका कीमा अगर आपने खा लिया बिल्कुल आप कभी जो है ना दूसरी की तरफ इसका आइसक्रीम आप देखें, इसका आप मक्खन, इसका पता नहीं कोई बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। इसको आप वैसे रोस्ट करके खाए तो आप जो है ना ऐसा टेस्ट डेवलप हो जाए। अभी डॉक्टर हम चलेंगे, आप वो आपका जो आपके दोस्त हैं अली नुमानी साहब जो उन्होंने कारखाना लगाया वो भी हम दिखाएंगे नाज़रीन को। हाँ उन्होंने लगाया है सोया मिल्क का, और अब रिसेंटली मुझे पता चला कि उसने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है, क्योंकि पहले उनका प्रॉब्लम वो भी दिखाते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, टाइम का बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला। डॉक्टर साहब जी हमारे प्राइड हैं जी, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के, और उन्हें सोयाबीन को नई वैरायटियाँ मुतारफ़ कराने में सर। और ये इंशाल्लाह जो आपका विज़न है, हम चाहेंगे कि जिस तरह आप सब अकेडेमिया को और इंडस्ट्रीज़ को और लेके फार्मर्स को साथ चल रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम पाकिस्तान में सोयाबीन की जो है काश्त को लेके हम एक ना सिर्फ अपने इंपोर्ट को बंद कर पाएंगे बल्कि हम शायद में भी इसके जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी बिल्कुल इंशाल्लाह। सब थैंक यू वेरी मच। इसको कैसे आप मुख्तलिफ शहरों में लेके जा रहे हैं, इसको क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या है इसके अंदर? इस वक्त देखिए हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम थी, जो कि 10 से 12 दिन थी और वो चिलर के अंदर थी। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शेल्फ लाइफ को विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव हमने इस दूध को स्टेरलाइज किया है। अभी हम पहुंच गए हैं जी यहाँ पे एकन फूड्स फैक्ट्री के अंदर, यहाँ पे हमारे ज्वाइन किया है जहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं हसन बुखारी साहब ने। तो हमारा यहाँ पे बेसिकली मकसद ये था कि हम आपको बताएं कि जो सोयाबीन्स है वो फार्म से डाइनिंग टेबल तक जो पहुँचती है वो किन किन प्रोसेस से गुजरती है। तो शायद ये बताइएगा कि सोयाबीन्स के ऊपर जो आपकी बन रही हैं सारी प्रोडक्ट, आप उसमें कौन सी सोयाबीन्स यूज़ करते हैं? इंपोर्टेड होती है, लोकल होती है, GMOs होती है, किस तरह की नॉन GMOs होती है, वो थोड़ा बताइए। हम जो सोयाबीन यूज़ कर रहे हैं वो NARC से ले रहे हैं, जो GMO फ्री है, इम्पोर्टेड हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। बेहतरीन, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
तो शायद इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ना भैया आप यहाँ पे वैल्यू एडिशन दे रहे हैं? इस वक्त सबसे पहले हमने इसमें सोया मिल्क लॉन्च किया है, जो हमने डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर लॉन्च किया है, जिसमें हमारे पास अनस्वीटेंड भी है, फ्लेवर्ड मिल्क में हमारे पास इलायची है, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट एंड वनीला है, और हमने इसी पे सोया मिल्क से हमने इसका टोफू भी बनाया है। असल में हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि वो ग्रो कर लेते हैं, वो कहते हैं हमसे लेगा कौन। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आपकी क्या पॉलिसी है सोयाबीन परचेज करने की? आप फार्मर से ऑन डोर खरीदते हैं या आप अभी आपकी क्या पॉलिसी क्या है इसमें? इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अभी अपने फार्मर्स के लिए बिल्कुल वार्म वेलकम हम उन्हें कर रहे हैं। ठीक है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में हमारे पास कुछ ऐसे फार्मर हैं जिनके पास हमने सोयाबीन लगवाई है, और इंशाल्लाह जैसे ही सोयाबीन रेडी होगी हम एकन फूड्स उन्हें एट द सेम टाइम हमें जो मार्केट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली हम परचेज कर लेंगे। इसको कैसे आप मुख्तलिफ शहरों में लेके जा रहे हैं? इसको क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या है इसके? इस वक्त देखिए हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम थी, जो कि 10 से 12 दिन थी, और वो चिलर के अंदर थी। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शेल्फ लाइफ को विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव हमने इस दूध को स्टेरलाइज किया है। स्टेरलाइज करके इस वक्त हमने ऑल ओवर ऑनलाइन हम ऑर्डर भेज रहे हैं, लेकिन हमारी दूसरी पॉलिसी ये है कि हम इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हम वेलकम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम दे रहे हैं, जैसे कि कराची के अंदर, लाहौर, रहीम यारका एंड डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेली बेसिस के ऊपर मिल्क जा भी रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। और इसके अलावा बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हम उनको भी वेलकम करते हैं, वो आए, हम डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें शाह जी ये भी बताइए कि जैसे आपका जो सेटअप है लगा हुआ है, इसमें वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बन रही हैं, अगर सिंध का या पंजाब का कोई बड़ा फार्मर वो खुद सोयाबीन उगाना चाहे और इसका अपना खुद का एक यूनिट लगाना चाहे, उसमें आप किस तरह उसको हेल्प आउट करते हैं? आप इसको ट्रेनिंग देते हैं कोई, इसमें भी आप करते हैं? तारिक साहब, हमारी बड़ी ओपनली एक पॉलिसी है कि देखें हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा ये जितना यूनिट लगा हुआ है, कोई भी अगर आके यहाँ पे हमारे साथ फार्मर सिंध से पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से हम पूरा प्लांट लगा के देंगे, ट्रेनिंग देंगे, सोया मिल्क रेडी करके इंशाल्लाह उनको मार्केट में इवन लॉन्च करके हम देंगे। हमारी तो ये पूरी पॉलिसी में है। ये तो बहुत अच्छी। तो आइए आपकी कुछ प्रोडक्शन जो है आपकी वो भी देख लेते हैं। ये मैं आपको अभी सोयाबीन्स की दिखा देता हूँ। जो बीन्स हैं ये बिल्कुल लाइक देखें लोबिया जैसे आप नॉर्मली आपने देखा बिल्कुल ऐसे ही है ये तो बिल्कुल वो देख सकते हैं आप किस तरीके से। ये माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में NARC जो है वो वहाँ से ये हमारे पास आ रही है, GMO फ्री है, और इसकी क्वालिटी आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, नीट एंड क्लीन है। ये NARC के ये शाह जी बिल्कुल कोई बंदा तो सब्र भी नहीं कर सकता। इस दाल के दाने के अंदर जो है बिल्कुल वो दूध है, पनीर है, बटर है, आइसक्रीम है, और इसमें इतनी बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर ऑयल भी मौजूद है, प्रोटीन भी मौजूद है। बिल्कुल बेहतरीन। सर मैं आपको दिखा देता हूँ माशाल्लाह, ये देखें दूध आपको नज़र आ रहा है। ये आपने ब्रांड किया है इसका? ये सर हमने आलमंड मिल्क बनाया हुआ है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी प्रोड्यूस जो है ना इसको बना रहे हैं हम? सर इसके अंदर मैंने पहले भी जैसे बताया, हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर हैं। ये इलायची है हमारा, ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी है, बिल्कुल ठीक, और ये वनीला है, और इसी तरीके से ये चॉकलेट है, और ये मैंगो है। ये हमने 5 फ्लेवर इसके अंदर लॉन्च किए हैं, और इस वक्त इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो 6 मंथ है विदाउट एनी। इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इसको टेस्ट कौन सा आप समझते हैं कि इसमें बेहतरीन है? सर मेरा पर्सनली मैं इलायची बहुत खुश होकर यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो इसको मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। बड़ा बेहतरीन आपने इसको पैकिंग लगी हुई है सारी। हाँ जी, ये ओरिजिनल है, इसको आप चाय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पी के देखते हैं? बिल्कुल सर, ज़रूर। वाह, बहुत आला टेस्ट है इसका तो बेहतरीन। ये बेस्ट आपका जो अल्टरनेटिव है ना डेयरी का, बेस्ट अल्टरनेटिव है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ये हमने इससे टोफू भी बनाया है जिसे पनीर कहा जाता है, ये सोया मिल्क से ही बनाया गया। तो ये भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? बिल्कुल सर, ये भी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और मैं कुछ चीज़ें आपको ऐड करूंगा। ये जो इम्पोर्टेड मिल्क आ रहा है ना, जैसे आपका सोया फ्रेश, एल्प्रो, डिफरेंट कंपनीज हैं सर, वो उसकी निस्बत जो इसकी कीमत पाकिस्तान में वो 2500 से 3000 रुपये लीटर मिल रहा है पर लीटर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 550 रुपीज़ पर लीटर इस्लामाबाद पिंडी के अंदर अवेलेबल। इसकी MRP जो है बिल्कुल। और डिस्ट्रीब्यूटर को आप कितना का बेचते हैं? सर डिस्ट्रीब्यूटर का वो डिफरेंट आ जाता है थोड़ा सा, परसेंटेज होती है। और इसी तरीके से अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से बाहर निकलते हैं फिर आपकी डिफरेंट कॉस्ट ऐड हो जाती है, लेकिन फिर भी जो आपका इम्पोर्टेड है उससे बहुत कम है, उससे बहुत कम। 500 और 250 जो 2500 रुपये में, वो तो बहुत। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को हम चाह रहे हैं कि ये आपका पाकिस्तान का
लोअर तबका, मिडिल क्लास, हर बंदे तक ये पहुंच सके, हमारी कोशिश है इस तरीके से। ये तो बड़ा अच्छा पैशन है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर काम होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोग चीज़ें उगा लेते हैं लेकिन अल्टीमेटली ये नहीं पता इसकी चीज़ें बनानी कैसे। बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का पहला पायनियर प्रोजेक्ट है सोया मिल्क का, और इसकी जो डिफरेंट आप प्रोड्यूस। बिल्कुल सर, इसमें PRC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का जॉइंट वेंचर है और ये पूरे पाकिस्तान में पहला प्रोजेक्ट लगा और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल। और आप ऐसे प्रोजेक्ट लगा के दे भी रहे हैं। बिल्कुल सर, हम इंशाल्लाह वेलकम कर, जितने इंटरप्रेन्योर्स हैं हम उनको वेलकम कर रहे हैं, आएँ और हम इनको बिल्कुल प्रोजेक्ट लगा के। बिल्कुल। तो अभी जी जो आपने हसर साहब की बात सुनी, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में कोई भी फार्म टू डाइनिंग टेबल जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए ये उनकी कंसल्टेंसीज, इनकी मशावरत बिल्कुल शामिल रहेगी। कोई फार्मर्स इसको करना चाहे, कम्युनिटी प्रोजेक्ट करने चाहें तो ये उनको ये पूरी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। तो अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर साहब ने, हम उनसे भी बात करते हैं, वो सुनते हैं उनसे कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, वो किस तरह अपने पेशेंट को जो है इसको रिकमेंड करते हैं और उनके पेशेंट जो है किस तरह इससे फैज़ाब हो रहे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। जी डॉक्टर कैसर हमारे साथ मौजूद हैं जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। डॉक्टर साहब अपना तारफ़ कराइए, आप की स्पेशलिटी क्या है और पाकिस्तान में आप किन किन इदारों के साथ काम कर रहे हैं? राइट, मैं बाय प्रोफेशन कार्डिक सर्जन हूँ और आसान अल्फाज में उसको ये कहा जाए कि जिन मरीज़ों का बाईपास ऑपरेशन होता है मैं बेसिकली वो करता हूँ। और मेरी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। आजकल मैं चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वज़ीराबाद, वहाँ पे मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सोया मिल्क को कहाँ पे आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट के हवाले से किस तरह देख रहे हैं इसको? राइट, सबसे पहले मैं इसकी रिलेशन या ताल्लुक़ बनाऊंगा जो दिल के मरीज़ हैं उनके साथ। तो सब लोगों को पता है कि दिल की शरियानों में रुकावट आ जाए जो कि आती है जिस्म में, शरियानों में चर्बी जमने की वजह से, जिसको कि हम लोग आम ज़बान में एथिरोमा कहते हैं। तो बेसिकली जो एनिमल मिल्क है और अदर प्रोटीन और लिपिड जो फैट डाइट्स हैं वो ये एथिरोमा बनने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। ठीक। और लकीली अल्लाह पाक ने ऐसी ये चीज़ बनाई है सोयाबीन मिल्क कि ये उस चर्बी को कम करता है जिस्म में। हमारे कंट्री में अगर ये इंट्रोड्यूस हो और विद द पैसेज ऑफ टाइम जनरल पब्लिक में ये मतलब इंट्रोड्यूस हो, यूज़ हो, तो मेरे ख्याल में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक होने से पहले ही आप हम रोक सकते हैं। यस। तो डॉक्टर साहब इसमें जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है सोयाबीन्स की या इसके मिल्क की, उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ी आप अपनी एक्सपर्ट राय बताइए कि कितनी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी? अल्लाह पाक ने बाकी जो हमारी नेमतें बनाई हैं उसमें ये सोयाबीन एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जो हमारे जिस्म में रिक्वायरमेंट होती हैं खुराक की, जिसमें कि प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अलॉन्ग विद मिनरल्स और विटामिन्स हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अगर हम देखें ना कि पर 100 ग्राम ऑफ द सोयाबीन है तो उसमें अबाउट 60 to 70% प्रोटीन्स हैं। ठीक है। और 20 to 30% फैट्स हैं। बेहतरीन। और 10 to 20% कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन एडिशन टू मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है। और जो गुड पॉइंट है इसमें, फैट्स चूँकि इन होल बॉडी एथिरोमास बना के किडनी फेल होते हैं, गुर्दे फेल होते हैं, फालिज के अटैक होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, तो इसमें जो फैट्स हैं वो एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह पाक ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि दैट इज़ ज़ीरो कोलेस्ट्रोल। उसमें कोलेस्ट्रोल है नहीं। हाँ जी। और एक चीज़ होती है जो कि ये चर्बी का टुकड़ा बनने में, एक होती है HDL और LDL रेशो, जिसको हम आम अल्फाज में कहेंगे कि ख़राब चर्बी और अच्छी चर्बी, गुड लिपिड एंड बैड लिपिड, उसकी जो एक रेशो चाहिए होती है और जो कि कम होनी चाहिए, ये कुदरती तौर पे ये दूध उसको कम रखता है। सोया मिल्क का अभी मैंने टेस्ट किया, वैसे बड़ा अमेजिंग टेस्ट है। आप खुद से इसको यूज़ करते हैं या कर रहे हैं? इट इज़ वेरी गुड, आई फील कंफर्टेबल विद इट एज़ कम्पेयर टू अदर मिल्क। दूसरे मिल्क में तो हमें कुछ पता ही नहीं होता उसमें क्या है। आजकल जिस तरह मतलब सिटीज़ में मतलब वो मिल्क आ रहा है, उसमें यूरिया और क्या कोई डाल रहे हैं, ये हाइजीनिक है, बड़ा अच्छा पैक हुआ है। मैं बिल्कुल अपने पेशेंट्स को और हार्ट पेशेंट्स को, जिनके बाईपास हुए में, जिनकी एंजियोप्लास्टी जिसको हम आम तौर में कहते हैं कि स्टेंट डले हुए, उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि उनको यूज़ करना चाहिए। सब थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
पाकिस्तान में जी सोयाबीन की जो बढ़ती हुई ज़रूरियात है इंसानी ज़रूरत में, इसको मद्देनज़र रखते हुए बड़ा ज़रूरी है कि अब पाकिस्तान में सोयाबीन की काश्त को फ़रोग़ दिया जाए। अगर पाकिस्तान में हमारे जैसे NARC का अदारा है, इसी तरह अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, और हमारे सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज़ है, इसी तरह हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ है, तो बेशुमार अदारे फार्मर के साथ मिल के जब काम करेंगे, हम पाकिस्तान में सोयाबीन को ना सिर्फ हम इसकी हमारा जो ज़र मुबादला वो बचेगा, इसके साथ साथ जो मुल्क की बढ़ती हुई ज़रूरियात जिसमें हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, हमारी फिशरी इंडस्ट्री है और बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी इसको सपोर्ट मिलेगी। हमारी खुर्दीन जो हमारा ऑयल है उसकी ज़रूरियात को भी हम पूरा कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।